गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब बताओ मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? एक बार बोल देना वॉइस के लिए, ठीक है? आवाज आ रही कि नहीं? खुश रहो भैया, खुश रहो। वॉइस आ रही मेरी? आवाज क्लियर है ना? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे आयरन सल्फर प्रोटीन, जिसमें से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे कि आयरन सल्फर प्रोटीन जो है रिड्यूसिंग की तरह काम क्यों करता है ना? उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव क्यों आता है। फिर हमने ये देख लिया था कि आयरन सल्फर प्रोटीन में रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नॉर्मल एक्वस मीडियम के कंपैरिजन में फास्ट क्यों होता है। उसके लिए लेजर ने क्या किया, उसकी ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड रखा, जिससे जो आयरन 2+ में डिस्टॉर्शन होता है और आयरन 3+ में जो सिमेट्रिकल होता है, दोनों के बीच की ज्योमेट्री हो, जिससे जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी लगे, क्या लगे, वो कम लगे। राइट, ये बातें हमने पढ़ ली थी। फिर हमने पढ़ा था कि आयरन सल्फर प्रोटीन के टाइप्स हमने पढ़ा था। रुब्रेडॉक्सिन हमने पढ़ा था। रुब्रेडॉक्सिन मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से, ठीक है? रुब्रेडॉक्सिन में हमने पढ़ा था, रुब्रेडॉक्सिन में तब तक आ भी जाएंगे लोग, Fe1S0, ठीक है? इसका यहाँ पर एसिड लेवाइल सल्फर कितना है? यहाँ पर एसिड लेवाइल सल्फर या इनऑर्गेनिक सल्फर या सल्फर जो एसिड से वॉश होगा या इनऑर्गेनिक सल्फाइड, वो कितना है यहाँ पर? 0। मेटल सेंटर कितना है? 1। राइट, बैक्टीरिया में पाया जाता है। ऑक्सीडाइज फॉर्म में क्या था? आयरन 3+। रिड्यूस फॉर्म क्या था? आयरन 2+। ये दोनों के दोनों फॉर्म कैसे थे? पैरामैग्नेटिक। ये भी पैरामैग्नेटिक था, ये भी पैरामैग्नेटिक था, है ना? यहाँ S की वैल्यू कितनी थी? 5/2। यहाँ S की वैल्यू कितनी थी? 2। राइट, दोनों पैरामेट्रिक थे। तो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ अगर इनमें देखोगे तो ऐसे कुछ आएगा, पैरामैग्नेटिक वाला, है ना? ठीक है, बाद में दोनों का हमने मोसबार स्पेक्ट्रम कंपेयर किया था। हमने ऑक्सीडाइज फॉर्म में देखा था कि ऑक्सीडाइज फॉर्म का कुछ ऐसे आ रहा था, ऐसे, राइट? और रिड्यूस फॉर्म का हमने देखा था कि रिड्यूस फॉर्म में आपको ज्यादा क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग मिल रही थी, ठीक है? यहाँ मिलीमीटर पर सेकेंड, यहाँ मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? आइसोमर शिफ्ट हमने देखा था कि जो रिड्यूस फॉर्म थी उसकी आइसोमर शिफ्ट क्या थी? ज्यादा थी। तो जो आइसोमर शिफ्ट थी वो रिड्यूस फॉर्म की क्या थी? ज्यादा। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि ये D6 था, ये क्या था? D5। मोर द नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन, मोर द आइसोमर शिफ्ट, ठीक है? ये हमने देखा था कल वाली क्लास में। तो आइसोमर शिफ्ट ज्यादा कम, ये भी हमने देखा था D5 D6 में, ठीक? फिर हमने देखा था कि स्प्लिटिंग यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या था, सिर्फ जो ऑक्सीडाइज फॉर्म था इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री, क्या था यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री। और जो रिड्यूस फॉर्म था वहां पर इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री भी थी, इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री नहीं थी ना, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री थी यहाँ पर, क्योंकि D5 था। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री और स्ट्रक्चरल एसिमेट्री दोनों थी, स्ट्रक्चरल एसिमेट्री, इसलिए यहाँ ज्यादा दिखाया आपको, ठीक है? ऐसे। और यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तो थी नहीं, सिर्फ क्या थी? ये स्ट्रक्चरल एसिमेट्री, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, मैंने बोला था आपसे। तो इसलिए क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग रिड्यूस फॉर्म की क्या थी? ज्यादा, ऑक्सीडाइज फॉर्म की थी कम। तो इस तरह से आप पहचान सकते थे, स्पेक्ट्रम से भी आप आइडिया ले सकते थे कि कौन सा वाला ऑक्सीडाइज फॉर्म में कौन सी डेटा तो मैच ही कर सकते हो ना, हमारे पास पहले से डेटा होता है, किसी नोन कंपाउंड से डेटा लेते हैं हम, उसके बाद डेटा से मैच करा लीजिए, तो डेटा से भी मैच हो जाएगा कि कौन सा वाला +3 वाला है, कौन सा वाला +2 वाला है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे तो पता की जाती है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट सिस्टम में है वो कैसी है, +2 है कि +3 है, राइट? आइसोमर शिफ्ट के बेसिस पे या फिर क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग के बेसिस पे, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था Fe2S2 फेरेडॉक्सिन, जिसमें हमने देखा था दो, गुड मॉर्निंग भैया, उसमें हमने देखा था दो एसिड लेवाइल सल्फर होते हैं, है ना? दो आयरन सेंटर Fe2S2
एसिड लेवाइल सल्फर कितने हैं? यहाँ 2 आयरन सेंटर हो गए, 2 एसिड लेवाइल सल्फर हो गया, 2 एसिड लेवाइल सल्फर, ठीक है। ज्योमेट्री सबके अराउंड क्या थी? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी ना, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। उसके बाद हमने फिर क्या देखा था? ऑक्सीडाइज फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या था हमारा? ऑक्सीडाइज फॉर्म में दोनों के दोनों आयरन क्या थे? +3 में। मैंने बोला था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 2Fe2S, राइट। और यहाँ रिड्यूस फॉर्म में क्या था? एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिड्यूस करता है तो एक हमारा +2 में है, एक हमारा +2 में होगा, एक हमारा क्या हो गया? +3 में। यहाँ D5, दोनों D5 हाई स्पिन है क्योंकि टेट्राहेड्रल है। एंटी फेरोमेटिक कपलिंग हो जाती है तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा ये। लेकिन याद रखो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? लो टेम्परेचर पे। जैसे जैसे आप जो है हाई टेम्परेचर पे जाते हो, कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप हाई टेम्परेचर पे जाते, खुश रहो भैया, जैसे जैसे आप हाई टेम्परेचर करते हो वैसे वैसे क्या होने लगता है? ये पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये D6 हो गया, ये D5 हाई स्पिन। यहाँ भी एंटी फेरोमेटिक कपलिंग होगी लेकिन S की वैल्यू क्या आएगी? 1/2, क्योंकि सारे कैंसिल आउट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो है पहला हमारा डायामैग्नेटिक होता है, ये हमारा क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। तो बोल सकते हो कि पहला जो हमारा ऑक्सीडाइज फॉर्म है EPR इनएक्टिव है, और जो रिड्यूस फॉर्म में क्या है? वो EPR एक्टिव है, ठीक है, राइट। ये चीजें हमने देखी थी। अब एक चीज और इसमें देखते हैं हम लोग, इतनी बातें बताई थी ना, और इसमें जो कलर की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कलर आपको याद, लेकिन देखो एक चीज समझो यहाँ पे, इतना तो कल मैंने आपको सिखा ही दिया था कि देखो यहाँ रिड्यूस फॉर्म जो है, याद है आपको कल मैंने बोला था रुब्रेडॉक्सिन में, अगर आपको याद हो, तुमने बोला था रुब्रेडॉक्सिन में जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो कैसा था? रेड कलर का। कलर भले ना याद रहे लेकिन आपको ये रीजन पता होना चाहिए। क्या था रीजन इसका? ड्यू टू लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। जो रिड्यूस फॉर्म था रुब्रेडॉक्सिन का वो कलरलेस था। LMCT की बात हमने नहीं की थी, हमने बात किसकी थी? DD ट्रांजिशन की। DD ट्रांजिशन लेकिन कहाँ फॉल कर रहा था? IR रीजन में, इसलिए कलर नहीं आ रहा था। IR रीजन में क्यों चला गया होगा? IR रीजन में क्यों चला गया? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लो एनर्जी गैप, क्योंकि टेट्राहेड्रल सिस्टम। ओके भैया, क्योंकि टेट्राहेड्रल सिस्टम है वो, ठीक है, इसलिए इसलिए ये IR में गया, कलरलेस हो गया। ये वाला क्या था? रेड कलर। तो क्योंकि रेड कलर किस वजह से हुआ है? +3 है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पर? सिस्टीन। तो जो फेरेडॉक्सिन है, देखो ध्यान से, फेरेडॉक्सिन में भी तो +3 है, चाहे रिड्यूस फॉर्म की, ऑक्सीडाइज फॉर्म की बात करो, चाहे रिड्यूस फॉर्म की, +3 तो दोनों में है, और साथ में सिस्टीन भी है। तो जैसे इसका कलर आ रहा था वैसे इसका भी कलर आना चाहिए, इसका भी कलर आना चाहिए। सही बात है कि नहीं भाई? वहां आयरन +3 था, सिस्टीन का सल्फर था या थायोलेट था, जो सिस्टीन का S है उस पर नेगेटिव चार्ज था, वहीं से चार्ज का ट्रांसफर हो रहा था आयरन में, राइट। अब उसमें क्या था? ऑक्सीडाइज फॉर्म में तो +3 था, रिड्यूस में +3 नहीं था, तो ये कलर हो गया, कलरलेस हो गया। लेकिन अगर आप फेरेडॉक्सिन की बात करोगे तो इसमें ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी +3 है, रिड्यूस फॉर्म में भी +3 है, बस फर्क क्या है? यहाँ 2 लोग +3 है, यहाँ 1 लोग +3 है। तो यहाँ तो LMCT यहाँ भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी LMCT हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है, क्योंकि +3 एक तो ही है। बोलो सही बात है कि नहीं? एक +3 तो है ही ना, है ना जी। अगर एक +3 है तो कलर तो आएगा ही। तो जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है वो भी कलर्ड होता है, जो रिड्यूस फॉर्म होता है वो भी कलर होता है। किसका? फेरेडॉक्सिन का। तो यहाँ लिख लेंगे Fe2S2 फेरेडॉक्सिन, Fe2S2 फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन इज कलर्ड, ठीक है। तो और इसमें ऑक्सीडाइज फॉर्म और इसका जो रिड्यूस फॉर्म, दोनों के दोनों फॉर्म की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। दोनों कलर्ड है, ये भी कलर्ड है, लगभग ऑरेंज रेड कलर आता है दोनों का। खैर आपको कलर नहीं याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि कलर हमारे बस की बात नहीं बताना, क्योंकि कलर के लिए हमें डेल्टा वैल्यू चाहिए। लेकिन कलर का रीजन तो बता सकते हैं हम। तो कलर आ रहा है, क्यों आ रहा है वो? ड्यू टू लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। कहां से? सिस्टीन के सल्फर से आयरन 3 में, ये ध्यान रखना।
ठीक है ना? बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो इतनी बात क्लियर है Fe2S2 में? बोलो भैया हो गया ये? अब चलो आगे चलते हैं। Fe2S2 में लास्ट चीज इसका देख लेते हैं, मॉस बार स्पेक्ट्रम कैसे आएगा। ठीक है, उससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहां लिखते हैं हम मॉस पावर स्पेक्ट्रम ऑफ Fe2S2 फेरेडॉक्सिन। इसको थोड़ा ठीक से समझ लीजिएगा, ठीक है? हालांकि है बहुत आसान ही है। ठीक, चलो देखो Fe2S2 फेरेडॉक्सिन में जो आयरन है उनमें दोनों आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। ऐसे, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आयरन +3, आयरन +3। ठीक, हेलो जी, हेलो, खुश रहो बेटा। तो ये हो गया D5, ये भी हो गया D5। ठीक, अब ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्रिकल है, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल है। मतलब दोनों के दोनों आयरन जो है क्या है, वो उनमें इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है। इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री क्यों बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि D5 हाई स्पिन होगा तो वो सिमेट्रिकली फिल्ड होगा, है ना? टेट्राहेड्रल तो होता ही है ऐसे, यहाँ 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल है कि नहीं? और हमने देखा था कि दोनों के दोनों आयरन में जो लिगेंड लगे हैं क्या थे? वो सेम। तो देखो इधर जरा, एस सिस, यहाँ पर सिस्टीन। मैं आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो देखो जरा, इन दोनों के अराउंड जो ज्योमेट्री है क्या है? वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। मैंने कल भी आपको बताया था डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। वैसे भी आपको यहाँ पता चला डिस्टॉर्टेड है, क्यों? अरे क्योंकि 2 सिस्टीन है 2 सल्फर है, अगर लिगेंड अलग अलग होंगे तो डिस्टॉर्टेड तो होगा ही। नहीं भी होते ना तो प्रोटीन चेंज होती, वो उसको डिस्टॉर्टेड कर दे रही थी। क्यों कर रही थी? जिससे रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो? फास्ट। ये हमने कल बताया था आपको, मैंने समझाया भी था ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट रहे, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कम लगे। नहीं तो बायोलॉजिकल सिस्टम में भी अगर स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हो सकता है हमें जितनी एनर्जी चाहिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है तो एक सिस्टम ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है, तो हमें जो एनर्जी चाहिए हो सकता है उस सेल को उतनी एनर्जी ना मिले, तो सेल क्या हो जाए? डैमेज हो जाए। इसलिए हमें एनर्जी जल्दी चाहिए होती है, ठीक है? यहां भी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो जरा ध्यान से देखो, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम ना? यस, दोनों के दोनों में जो है ज्योमेट्री क्या है? सेम। भाई लिगेंड तो सेम ही लगे हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों आयरन क्या है? आइडेंटिकल है कि नहीं? बोथ द आयरन आर इक्विवेलेंट बोल सकता हूं मैं। तो जो मॉसबार स्पेक्ट्रम में पीक आएगी वो एक ही तो आएगी क्योंकि दोनों सेम है। जो मॉसबार स्पेक्ट्रम में पीक आएगी वो एक ही आएगी ना, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? सेम, है ना? तो यहां मैं अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसका लिखूं, बनाऊं, यहाँ पे ड्रॉ करूं ऐसे, तो ऐसे कुछ आएगा। देखो इधर, इधर गामा काउंट लिखते हैं, इधर मिलीमीटर पर सेकंड, तो ये कुछ ऐसे आएगा, देखो ऐसे, ठीक है? और ये हमारी क्या है? क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग है। और स्प्लिट क्यों हुआ? देखो, वैसे ये सिंगल पीक आना चाहिए था, वो ये आना चाहिए था सिंगल पीक। सिंगल पीक का मतलब ऐसे, इसको ऐसे आना चाहिए था, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से, यहाँ गामा, यहाँ मिलीमीटर सेकंड। लेकिन क्यों हुआ ये सिंगल क्यों नहीं आया? स्प्लिट क्यों हुआ? स्प्लिट हुआ है क्योंकि, ध्यान सुनो, मैंने बताया था कि स्प्लिटिंग क्यों होती है? दो वजह से। या तो इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री हो, मतलब जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो सिमेट्रिकल ना हो। यहाँ तो सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल फीलिंग है, ये भी सिमेट्रिकल फीलिंग है, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, तो इसकी वजह से स्प्लिटिंग नहीं हुई है। किसकी वजह से हुई है? जब इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री अगर नहीं है तो क्या होनी चाहिए? लिगेंड एसिमेट्री।
या डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री। तो इधर देखो, क्या सारे के सारे लिगेंड इसके अराउंड सेम है? नहीं है ना, दो सल्फाइड है, दो क्या है, सिस्टीन। तो यहाँ पे क्या है, लिगेंड एसिमेट्री। तो ये स्प्लिटिंग है, क्यों है ये? स्प्लिटिंग इज ड्यू टू लिगेंड एसिमेट्री। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो स्प्लिटिंग क्यों हुई यहाँ पे? वैसे तो ऐसे इस तरह से पीक आनी चाहिए थी, जैसे सिंगल पीक आती है, देखो इस तरह से, लेकिन क्यों स्प्लिट हुआ? क्योंकि आयरन के अराउंड जो ज्योमेट्री है वो परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है। दो लिगेंड हमारे अलग हैं, दो लिगेंड हमारे अलग हैं। तो या तो इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री हो या तो लिगेंड एसिमेट्री। लिगेंड एसिमेट्री मतलब लिगेंड डिफरेंट हो, उन दोनों केस में स्प्लिटिंग हो जाती है। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री तो है नहीं, लिगेंड एसिमेट्री है, तो स्प्लिटिंग तो होगा ही। ठीक, और क्योंकि दोनों के दोनों सेम है इसलिए आपको एक ही दिख रहा है, मतलब सिंगल क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। क्या दिख रही है आपको? ये यहाँ पर आपको एक ही सिंगल क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। सिंगल क्वाड्रुपोल क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों आयरन क्या है, आइडेंटिकल। बताओ इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? तो अगर ऑक्सीडाइज फॉर्म का आपसे बोलेगा तो आप ऑक्सीडाइज फॉर्म का ऐसे कुछ दिखेगा आपको, मोज़बार स्पेक्ट्रम। इधर लिखा है गामा, ठीक है, गामा। रिड्यूस फॉर्म में आते हैं। देखो रिड्यूस फॉर्म में क्या है, अगर हम यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म लिखें तो रिड्यूस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन से ये रिड्यूस हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस हुआ होगा तो एक हमारा आयरन 3 है और एक हमारा हो गया आयरन 2। ठीक है, राइट। अब देखो ये जो है पहला वाला जो आयरन है वो तो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल है। देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री है। इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री, ठीक। लिगैंड सिमेट्री दोनों में है, लिगैंड क्योंकि दोनों में वही, लिगैंड एसिमेट्री इधर भी है क्योंकि दो सल्फाइड है, दो सिस्टीन है, तो अलग अलग लिगैंड हुआ। यहाँ भी लिगैंड एसिमेट्री है। तो मैंने कल क्या बताया था कि जो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग होती है वो लिगैंड और इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री दोनों की जैसे होती है, दोनों हो जाए या एक हो जाए। अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही सिमेट्री है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, लेस क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। किसके लिए? जो +3 वाला है, लेस क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। ठीक है, और जो +2 वाला होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री भी है, लिगैंड की एसिमेट्री तो है ही है, तो जो +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, मोर क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग, मोर क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। ठीक है, और यहां आपको देखो दो स्पेक्ट्रम दिखाई, दो पीक्स दिखाई देंगी, एक पीक इसके करस्पॉन्डिंग, एक पीक इसके करस्पॉन्डिंग, और दोनों की दोनों पीक क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। क्यों स्प्लिट होंगी? क्योंकि यहाँ पर या तो लिगैंड एसिमेट्री है या तो इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री है। तो स्प्लिटिंग क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ लिगैंड एसिमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री। समझ गए? तो पीक्स कितनी आएंगी? दो। तो ऐसे होना चाहिए, देखो इधर दो पीक ऐसे होना चाहिए, ऐसे एक के लिए अलग और दूसरे सिस्टम के लिए अलग ऐसे, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी, स्प्लिट। ठीक है, क्यों स्प्लिट हो जाएंगी? क्योंकि पहला वाले में इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री है, दूसरे वाले में सॉरी पहले वाले में लिगैंड एसिमेट्री है और दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री भी है और लिगैंड एसिमेट्री भी है। स्प्लिट दोनों होगी तो आपको क्या मिलेगा, दो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग सिस्टम मिलेगा, राइट। अ पेयर ऑफ क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग सिस्टम। उसमें सिंगल क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, टू क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। ठीक, तो ये ऐसे नहीं होगा स्पेक्ट्रम, ये ऐसे होगा। देखो इधर दोनों की दोनों पीक क्या जाती है, स्प्लिट ऐसे। ये दोनों एक सिस्टम के लिए हैं और ये दोनों एक सिस्टम के लिए हैं। इधर हो गया गामा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या मिला, टू क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। ठीक है, एक +2 के लिए और एक +3 के लिए। ठीक, यहां हो गया mm सेकेंड।
क्लियर है बात? पहले ये बताओ कि दो स्प्लिटिंग होनी चाहिए कि नहीं भाई? दो आपके पास आयरन है ना, एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो पीक कितनी आएंगी? दो। दोनों की दोनों स्प्लिट क्यों हो रही हैं? क्योंकि दोनों के दोनों में एक में लिगैंड एसिमेट्री है और एक में इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री भी है, लिगैंड एसिमेट्री भी है। जहां पर सिर्फ लिगैंड एसिमेट्री है वहां पर क्या होगा? लेस क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। जहां दोनों की दोनों एसिमेट्री है वहां पर ज्यादा हो जाएगी, राइट? तो मैंने देखो दो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग बनाई है, एक ये बनाई है मैंने, एक ये बनाई है, ठीक। आइसोमर शिफ्ट भी देखो, यहां पर क्या था, देखो इधर देखो, इसमें आइसोमर शिफ्ट आपको एक ही दिखेगा, सिंगल, क्योंकि आपके पास दोनों आयरन क्या है? सेम है। दोनों पे डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? सेम है। यहां पर क्या है? यहां पर आइसोमर शिफ्ट आपको डिफरेंट दिखेगी। मैं आगे समझा देता हूं, देखो इधर आयरन 3+ में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन 2+ जो हमारा सिस्टम है, यहां पर D5 है, यहां पर क्या है? D6, यहां पर लेस डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर लेस डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर मोर डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कल मैंने बताया था लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं, मोर डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जहां डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां आइसोमर शिफ्ट ज्यादा होती है। तो यहां पर आइसोमर शिफ्ट की भी आपको दो वैल्यूज दिखेंगी, राइट? एक किसके लिए? एक +2 के लिए और एक किसके लिए? +3 के लिए। ज्यादा किसके लिए होगी? +2 के लिए ज्यादा होगी, ठीक है? वैल्यूज याद नहीं करना आपको, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए ना, दो वैल्यूज आएंगी आइसोमर शिफ्ट की, एक +2 के करस्पॉन्डिंग, एक +3 करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर दो पीक है तो एक क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग आपकी ये हो गई और एक आपकी ये हो गई। ये जो ज्यादा है किसके लिए है? +2 के लिए है, और ये कम जो है किसके लिए है? ये +3 के लिए है। तो यहां इससे पता चल रहा है, और दो यहां पर आती है टू वैल्यूज ऑफ आइसोमर शिफ्ट, राइट? दो वैल्यूज ऑफ आइसोमर शिफ्ट ये सजेस्ट करता है कि आपके पास दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की। क्या सजेस्ट करता है? टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। एक और देखो, एक क्या है? एक रिड्यूस में +2 है, एक रिड्यूस में +3 है। तो मॉसबॉट डेटा से आप ये बता सकते हो कि जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसमें दोनों के दोनों आयरन आइडेंटिकल है, मतलब दोनों की दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम, क्योंकि वहां पर एक ही आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू है। डेटा भी मेरे पास है बट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसे याद तो करना नहीं कि कितने डेटा हम लोग याद करेंगे, लेकिन इतना तो जान सकते हो ना कि जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसमें दोनों के दोनों आयरन सेम, दोनों पे डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम, तो इसका मतलब एक ही आएगा आपको आइसोमर शिफ्ट। लेकिन जो रिड्यूस फॉर्म है उसमें आपको दो है, एक +2 है, एक +3 है, तो आपको दो आइसोमर शिफ्ट मिलेगा। ज्यादा किसका होगा? मैंने पीछे बता दिया कि +2 वाले का क्या होगा? ज्यादा, +3 वाले का क्या होगा? कम। फिर यहाँ पर आपको सिंगल क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग मिलती है जब ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है। रिड्यूस फॉर्म में क्या मिलता है आपको? टू क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। टू क्यों? क्योंकि दो आयरन अलग अलग हैं, एक की ज्यादा होती है, एक की कम होती है। ज्यादा किसकी होगी? जहां पर लिगैंड एसिमेट्री भी होगा इलेक्ट्रॉनिक, वो किसमें है? +2 में है। तो देखो ये जो पीस दूर दूर दिख रही है, जहां पर ज्यादा आपको क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग दिख रही है +2 वाली है, जहां कम दिख रही है वो कौन सी है? +3 वाली है, ठीक है? तो इस डेटा को देख के आप ये, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, देखो अगर आपको दो ग्राफ बना के दे दिया जाए, पूछ लिया जाए बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वहां क्योंकि आपको सिंगल आ रहा था तो सिंगल, सिंगल आइसोमर शिफ्ट का मतलब एक तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट, दो तरह की आइसोमर शिफ्ट का मतलब दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप ये बता सकते हो कि ऑक्सीडाइज में दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी एक तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है, रिड्यूस में दो तरह की है। फिर वैल्यू से बता सकते हो कि +2 है कि +3 है। लिख लो जल्दी से, फिर मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं। अभी जरूरी नहीं है ना कि आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछे एग्जाम में, बोलो। और ध्यान रखना पहले वाले में जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसमें एक आइसोमर शिफ्ट, क्योंकि हमारे पास दोनों आयरन सेम है, राइट? जो हमारे पास दूसरा वाला है उसमें दो आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू, एक +2 के लिए, एक +3 के लिए। +2 के लिए ज्यादा वैल्यू, +3 के लिए कम वैल्यू, ठीक है? क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग भी +2 के लिए ज्यादा, +3 के लिए कम। +2 के लिए ज्यादा क्यों? क्योंकि +2 में इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री भी है। लिगैंड एसिमेट्री मतलब अनसिमेट्रिकल लिगैंड तो दोनों केस में है, +3 में भी +2 में भी, लेकिन +2 वाले में क्योंकि ये अनसिमेट्रिकली फील्ड भी है इसलिए यहां पर ज्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है ना?
कर लोगे? ठीक है, तो होपफुली उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये आसान है, ये कुछ है नहीं इसमें। तो इस डेटा से भी देख के आप बता सकते हो कि यहाँ क्योंकि एक ही आइसोमर शिफ्ट, तो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। यहाँ दो तरह की स्प्लिटिंग, इसका मतलब दो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलो ये हो गया आयरन सल्फर प्रोटीन में जो फेरेडॉक्सिन था उसके बारे में। किसके बारे में? Fe2S2, राइट। देखो Fe2S2 का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, राइट, जिसको हम बोलते हैं रिस्के सेंटर या रिस्के प्रोटीन। उसको भी थोड़ा जान लो आप। उसको इसलिए जानना जरूरी है कि उसकी हमने पढ़ा है कि जो आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती हैं, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव मेनली। यही पढ़ा था ना हमने। क्यों नेगेटिव आती है? हमने पढ़ा था सल्फाइड लगा हुआ है, सिस्टीन का थायोलेट लगा हुआ है, जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करता है, तो +3 में +3 से +2 में जाने की टेंडेंसी को कम कर देता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। लेकिन जो रिस्के सेंटर है ना, इसमें पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बारे में कि रिस्के प्रोटीन क्या है। प्रोटीन या इसी को बोलते हैं ठीक है। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? Fe2S2 फेरेडॉक्सिन का। लिख लेते हैं, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ Fe2S2 फेरेडॉक्सिन। Fe2S2 फेरेडॉक्सिन, ठीक है, राइट, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया and in other redox protein या ऐसे सिस्टम। ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ही काम करता है, ठीक है, काम इसका वही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। ठीक, अब ध्यान से देखो, चीज समझो, इसमें क्या फर्क है। हमने देखा था, ध्यान सुनो इधर, यहां भी दो आयरन सेम वैसे ही, ठीक है, यहां सल्फर, एक तरफ इधर सिस्टीन लगा रहे थे हम लोग, इधर भी सिस्टीन। ठीक, बस यहां पे ध्यान देना कि यहां पर है इमिडाजोल, जबकि वहां पे क्या था? सिस्टीन था। यहां पे क्या है? सॉरी, इमिडाजोल है यहाँ पे, यहाँ है इमिडाजोल, दो इमिडाजोल, राइट। तो आपसे लिगेंड के बारे में पूछ सकता है, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चेंज क्यों है उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो इमिडाजोल यूनिट लगी है, वहां पे क्या था? दोनों की दोनों सिस्टीन लगी थी, यहाँ क्या लगी? इमिडाजोल। ऑक्सीडाइज फॉर्म में दोनों +3 होंगे, +3, ऑक्सीडाइज फॉर्म में दोनों क्या होंगे? +3, रिड्यूस फॉर्म में क्या होंगे? मतलब चीजें वैसे ही हैं जैसे पहले वाली की थी। फर्क यहाँ पे क्या है? यहाँ पर इमिडाजोल लगा, वहां पर क्या लगा था? सिस्टीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ सिस्टीन कितने हैं, तो उसकी तरफ 4 नहीं लिखना है आपको। नंबर ऑफ सिस्टीन कितने हैं यहाँ पर? 2। नंबर ऑफ एसिड सल्फर कितने हैं यहाँ पर? 2। यहाँ पर ध्यान रखना, दो इमिडाजोल यूनिट है, नंबर ऑफ इमिडाजोल यूनिट कितनी है? 2 है। अब सोचोगे कि इमिडाजोल लगाने से क्या हो गया? इमिडाजोल लगाने से इसने अपने रिडक्शन पोटेंशियल को ट्यून कर लिया है, बदल लिया है। कैसे? देखो इधर आगे, इसमें जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है, देखो इसमें जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है, E0 आयरन 3 आयरन 2, यहां लिखता हूं मैं रिस्के प्रोटीन। तो ये वैल्यू याद नहीं रखना, में जनरली आती है पॉजिटिव। और ध्यान से देखो, जबकि यही आप अगर निकालोगे Fe2S2 में, Fe2S2 फेरेडॉक्सिन जिसका मॉडिफाइड फॉर्म है ये, तो उसमें जो वैल्यू आती है वो की क्या आती है? नेगेटिव। तो बस आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यही चेंज हुआ है, जो वहां पर दो लिगेंड बदले गए हैं उसकी वजह से क्या चेंज हुआ है? इसका नेचर। तो देखो क्यों ऐसा चेंज हुआ, ध्यान से सुनो। Fe2S2 में क्या था? सारे के सारे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सिस्टम थे। ध्यान से देखो, सिस्टीन का थायोलेट नेगेटिव है, राइट, और सल्फाइड तो नेगेटिव है ही है।
इस पे भी नेगेटिव चार्ज, ये थायोलेट होता है, मैंने बताया था ना, सिस एस माइनस होता है ये, ठीक है। थायोलेट थायोलेट सल्फाइड 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 सल्फाइड, राइट। तो ये लोग, नमस्ते भैया, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग किसको फेवर करेंगे, नेगेटिव, ये लोग फेवर करेंगे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो यहां से यहां जाने की टेंडेंसी कम होगी, तो क्या आएगा, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें जरा देखो, इसमें क्या है, इसमें ध्यान से देखो इधर, आयरन आयरन, इमिडाजोल आपका न्यूट्रल सिस्टम है, ठीक है, ये है न्यूट्रल, एन, ये हमारा न्यूट्रल सिस्टम है यहाँ। और दूसरा एक चीज, ये है पाई एक्सेप्टर भी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, यहाँ सिस्टीन, जरा कंपेयर करके देखो, यहाँ सारे के सारे लिगेंड क्या है, नेगेटिवली चार्ज, इसलिए किसको फेवर कर रहे हैं वो, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को। यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों कैसे लिगेंड है, न्यूट्रल, इमिडाजोल ऐसे तो होता है, देखो NH, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना देगा ऐसे ऐसे, ये तो न्यूट्रल हुआ ना, न्यूट्रल लिगेंड है ना ये। और दूसरा एक चीज और ध्यान सुन, न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल होगा तो क्या ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करेगा, न्यूट्रल इसलिए किसको फेवर करता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट को मेनली। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, जिसके प्रोटीन में रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, जबकि उसी का किसका मॉडिफाइड फॉर्म है वो, Fe2S2 फेरेडॉक्सिन का, लेकिन Fe2S2 फेरेडॉक्सिन में क्या आता है, नेगेटिव। तो वो आपको समझना चाहिए क्यों आता है ये। तो एक तो न्यूट्रल लिगेंड, दूसरा देखो जरा यहाँ पर पाई बॉन्ड है कि नहीं, ये पाई एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है कि नहीं, यस या नो, कर सकता है ना। तो ड्यू टू, अगर पाई एक्सेप्टर होगा तो ड्यू टू पाई बॉन्डिंग, मैंने आपको पढ़ाया, पाई बॉन्डिंग किसको फेवर करता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट को या हाई ऑक्सीडेशन, अगर कोई सिस्टम पाई एक्सेप्टर हुआ तो किसको फेवर करेगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल को कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल को, बोलो, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं ना आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में, कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिगेंड का होगा मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा, राइट, डोनर होगा तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करेगा, न्यूट्रल अगर होगा, पाई एक्सेप्टर होगा, किसको फेवर करेगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट को, ये पढ़ाया हूं ना। बोलो, ये बताया हूं कि नहीं। तो ड्यू टू पाई बॉन्डिंग इट ऑल्सो फेवर लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब है ये जो इमिडाजोल लगे हैं ना, ये लोग +3 के बजाय किसको फेवर करते हैं, +2 को फेवर करते हैं। क्यों फेवर करते हैं, क्योंकि +2, क्योंकि ये खुद तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल होगा तो चाहेगा लो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, पाई बॉन्डिंग की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ले भी सकता है, क्योंकि उसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, तो कम कौन सी है, +2 वाली। तो ये दो प्रॉपर्टीज की वजह से किसको फेवर करता है, ये +2 को, इसीलिए जब +2 को फेवर करेगा तो +3 से +2 में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, यहां से यहां जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा, मोर फेवरेबल होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो समझ गए रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों आता है इसका, लिगेंड का नाम ध्यान रखना, ज्योमेट्री आपको पता है, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, क्यों आ रहा है, उस लिगेंड की वजह से, ठीक है। किसका मॉडिफाइड फॉर्म है ये, Fe2S2 फेरेडॉक्सिन का, ठीक। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है। अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। हो गया, हो गया ना। चलो, तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फेरेडॉक्सिन में हमने फेरेडॉक्सिन भी पढ़ लिया, रिस्क सेंटर भी पढ़ लिया, ठीक। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे, हम लोग पढ़ते हैं दूसरी फेरेडॉक्सिन। मैंने बताया था फेरेडॉक्सिन कई तरह की हैं, ठीक है। अगली फेरेडॉक्सिन हमारी है Fe4S4 फेरेडॉक्सिन, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक, लिखो इट इज, लिख लो एक दो चीज इसके बारे में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर in many biological system, biological system। मैं एक बैक्टीरिया में लिख देता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। और ये जो Fe4S4 है इसका एक्चुअली सुमित जी भैया अभी बाहर गए, ठीक है, आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, राइट, ठीक, परेशान मत हो, आज बता देंगे आपको, आज या कल मॉर्निंग में जब आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा पूछ के, ठीक है। और देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबेन लाइक है, तो यहां लिख लेना इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूबेन लाइक फेरोडॉक्सिन, क्यूबेन लाइक फेरोडॉक्सिन या क्यूबेन फेरोडॉक्सिन, राइट, आल्सो कॉल्ड क्यूबेन फेरोडॉक्सिन क्योंकि स्ट्रक्चर क्यूब लाइक है, क्यूबेन फेरोडॉक्सिन ड्यू टू क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर। तो ध्यान से नाम रखना, क्यूबेन बोले तो यही वाला है, ठीक है, क्यूबेन लाइक या क्यूबेन स्ट्रक्चर। और देखो नाइट्रोजनेज जानते हो ना आप, नाइट्रोजनेज एंजाइम, उसमें ये होता है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनेज, इसलिए इट इट इज ऑल्सो फाउंड इन नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम काम क्या करेगा वहां पर, वही काम जो हर जगह करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। नाइट्रोजनेज क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, फिक्सेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन या नाइट फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जल्दी से देखो। क्यूबेन लाइक फेरोडॉक्सिन है तो क्यूब बनाते हैं हम लोग, Fe Fe, यहाँ Fe यहाँ पर, यहाँ S हो गया Fe4S4। और जहां अब देखो आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी चाहिए, 4, यहाँ है कितनी 1 2 3, तो जहां जहां कम दिख रही है वहां क्या लगा दो, सिस्टीन, यहां भी लगा दो एक सिस्टीन, यहां भी लगा देते हैं एक सिस्टीन, यहां भी लगा देते हैं एक सिस्टीन, ठीक है। तो ये है Fe4S4 का स्ट्रक्चर, ठीक, ये है, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, ये है क्यूबेन लाइक फेरोडॉक्सिन, ठीक है। अब इसमें देखो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ आयरन सेंटर कितने, 4, नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर कितने, या इनऑर्गेनिक सल्फर कितने, या सल्फाइड कितने, सबको ध्यान रखे रहो, नहीं कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में, इनऑर्गेनिक सल्फर कितने, नंबर ऑफ सिस्टीन लिगैंड, लिखो जल्दी, यहां क्या आंसर होगा और यहां क्या होगा, दोनों जगह क्या क्या होगा, देख के बताओ, एसिड लेवाइल कितना है वो लिखो और कितने सिस्टीन है, तो आज अभी तो सिस्टीन भी पूछने लगा एग्जाम में, तो पहले देख लेना, हर जगह देख लो, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करनी है आपको, ठीक है। और 4 के लिए जितना हमें लिगैंड चाहिए उतना सिस्टीन जोड़ देना, एक चाहिए तो एक जोड़ दो, दो चाहिए दो जोड़ दो, तीन चाहिए तीन जोड़ दो। क्या है आंसर बताओ, कितने एसिड लेवाइल सल्फर हैं, बोलो ना, एसिड लेवाइल सल्फर कितने, सिस्टीन लिगैंड कितने हैं, कितने हैं 4, और यहां कितने हैं 4, ठीक है, हो गया क्यूबेन लाइक फेरोडॉक्सिन। ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है जैसे बाकी लोग करते हैं, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडाइज रिड्यूस फॉर्म देख लेते हैं, देखो ऑक्सीडाइज फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म, ये बताओ सिमेट्रिकल है ना, ये ध्यान सुनो, देखो ऐसे आप ना, आपको लगेगा कि अरे क्या हो रहा है, देखो
वहां पे 2 आयरन थे, ध्यान सुनो मेरी बात, वहां पे 2 आयरन थे, दोनों के दोनों किसमें थे, +3 में। यहाँ पर 4 आयरन है, यहाँ भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है ऑक्सीडाइज फॉर्म में, लेकिन बस यहाँ फर्क क्या है कि 2 +3 में है, 2 +2 में है। तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीडाइज फॉर्म में 2 आयरन +3 में है और 2 आयरन +2 में है। तो जो +3 में होगा वो D5 होगा, क्योंकि सब टेट्राहेड्रल ही होगा, हाई स्पिन। और जो ये है क्या है, D6 हाई स्पिन। ठीक है, अब यहां पर 1 2 3 4 5 एंटी फेरोमेट्रिक कपलिंग से ये डाउन की तरफ हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4 5 6, यहां उल्टा कर दो इसको, राइट, ऐसे। तो यहां भी एंटी फेरोमेट्रिक कपलिंग है, यहां भी एंटी फेरोमेट्रिक कपलिंग है। देखो ये पांचों अपवर्ड की स्पिन डाउनवर्ड से कैंसिल, ये पांचों अपवर्ड की पांचों डाउनवर्ड से कैंसिल, ये डाउनवर्ड अपवर्ड से कैंसिल। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गया, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हो गई, मैग्नेटिक कपलिंग। तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट शो करे नहीं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 0। तो क्या हो जाएगा, ये डाया मैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, EPR इनएक्टिव। तो जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो डायामैग्नेटिक है और EPR इनएक्टिव है। समझ गए? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब चलते हैं रिड्यूस फॉर्म में। तो क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होता है यहां से यहां, तो एक को रिड्यूस कर देते हैं। तो एक हमारा +3, एक हमारा +2 और 2 हमारे पास +2 वैसे ही रहेंगे। हुआ क्या, देखो यहाँ जो 2 +3 से उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा किसमें चला जाएगा, वो चला जाएगा +2 में। अब देखो यहाँ तो एंटी फेरोमेट्रिक कपलिंग की वजह से S0 आ ही रहा था, इसमें देखो क्या होगा, इसमें हाई स्पिन 1 2 3 4 5, इसमें इसको देखो, इसमें अप डाउनवर्ड कर देते हैं, डाउन अप डाउन 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 डाउन। तो देखो ये 5 अपवर्ड को 5 डाउनवर्ड कैंसिल कर देगा, एक बचेगा लेकिन एक्स्ट्रा ये, तो एस क्या हो जाएगा 1/2। बाकी यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ भी दोनों जगह क्या हुई है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, लेकिन S0 नहीं हुआ है, राइट। S0 नहीं, S कितना है 1/2, तो ये क्या होगा, ये होगा पैरामैग्नेटिक। तो जो रिड्यूस फॉर्म है वो डायमेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है। S वैल्यू कितनी है 1/2, रटना नहीं है, देख लो ध्यान से। 6 से 6 कैंसिल हो गया, बाकी बचा इधर कितना, इधर 5 इधर 6, तो 6 में से 5 है, 5 को कैंसिल कर दो, एक बचा 1/2। ठीक है, पैरामेट्रिक। और ये क्या होगा फिर, EPR एक्टिव। दोनों फॉर्म कलर आएंगे और कलर का रीजन क्या होगा, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि दोनों में +3 है, दोनों में सिस्टीन है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर देख लेना कितने हैं, राइट, वो सब चीजें। और मैं देख लेता हूँ एक आध क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको तब तक, ठीक है। एक मिनट अब करो जल्दी से, मैं बताता हूँ, ठीक है। हो गया, ये बताओ इतनी बात हो गया, हो गया तो क्वेश्चन कर लो। आपको लगे कि आप जो पढ़ रहे हो आता भी है कि नहीं आता, तो खैर सब कुछ है, ठीक है, आपको बस डेप्थ में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हमने जो जो पढ़ लिया है उससे हमारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये है क्वेश्चन नेट 2016 में,
ठीक है, तो नेट 2016। क्वेश्चन इसमें है द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फर, द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फर, द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फर या फिर सल्फाइड, इनऑर्गेनिक सल्फर या सल्फाइड एटम्स प्रेजेंट इन, एटम्स प्रेजेंट इन metalloprotein, in the metalloprotein active sites of रुब्रेडॉक्सिन, रुब्रेडॉक्सिन में कितना है 2 आयरन फेरेडॉक्सिन, 2 आयरन फेरेडॉक्सिन and 4 iron ferredoxin, 4 iron ferredoxin, 4 iron ferredoxin respectively are respectively, ऑप्शन लिख देता हूं मैं ए बी, या बी इधर लिख देता हूं मैं ए बी सी और डी। तो आपको बताना है कि जो एसिड लेबाइल सल्फर है वो रुब्रेडॉक्सिन में कितना है, 2 आयरन फेरेडॉक्सिन में कितना है, 4 आयरन फेरेडॉक्सिन में कितना है। 0 2 4 2 4 3 4 0 2 और है 0 2 3। कर लोगे ना, बताओ कर लोगे आंसर, बताओ क्या होगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में नहीं था। मतलब अगर वो 3-4 लाइन लिखता है ना तो जनरली 4 मार्क्स में ही पूछता है बाय इनऑर्गेनिक में, ठीक है। नहीं तो आपसे सिंगल एक स्टेटमेंट पूछेगा। तो आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। रुब्रेडॉक्सिन में कितना होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, सॉरी इनऑर्गेनिक सल्फर या सल्फाइड, 2 आयरन फेरेडॉक्सिन में कितना है और 4 आयरन फेरेडॉक्सिन में कितना है, बोलो जल्दी से। इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए क्वेश्चन में, इतना टाइम क्वेश्चन में लगाओगे तो देखो इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है ना उसको आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो कंपेरिजन टू फिजिकल और ऑर्गेनिक के। इसलिए यहां से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर इसी में टाइम लगाओगे फिर तो बाकी सब में तो टाइम लगेगा ही, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए इसके आंसर के लिए। बोलो क्या होगा आंसर। रुब्रेडॉक्सिन में कितना होता है, इसको हम क्या लिखते हैं Fe1S0, 0 इनऑर्गेनिक सल्फर। 2 आयरन फेरेडॉक्सिन का मतलब क्या है Fe2S2, 4 आयरन का मतलब क्या है Fe4S4। तो यहाँ कितना है, वहां 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो पहले तो आंसर होगा। इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, है ना। या तो पढ़ चुके हो आप। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो ध्यान से, चलो अभी कुछ और क्वेश्चन है हम लोग बाकी आगे करेंगे, ठीक। एक चीज ध्यान सुनो, ये जो अभी हमने पढ़ा ना, यहाँ एक चीज मैं लिखता हूं, देखो इधर मॉस बार स्पेक्ट्रम देख लेते हैं इसका ना, मॉस बार स्पेक्ट्रम ऑफ Fe4S4, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। देखो इधर लिखता हूं मैं रिड्यूस फॉर्म या ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखता हूं मैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म, इधर लिखता हूं मैं रिड्यूस फॉर्म। यहां पर क्या होता है 2 आयरन प्लस 3 में होता है, 2 आयरन प्लस 2 में होता है। यहाँ पे 1 आयरन प्लस 3 में होता है और 2 आयरन प्लस 3 में होता है, सॉरी 3 आयरन प्लस 2 में होता है, राइट। 1 प्लस 3 में और 3 जो है प्लस 2 में, ठीक है। अब देखो यहां लग रहा होगा, ध्यान सुनो, यहां लग रहा है कि यहाँ 2 आयरन अलग है, मतलब यहाँ पे 2 लोग इस तरह हैं, 2 लोग इस तरह हैं, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है।
लेकिन जब आप स्पेक्ट्रम देखते हो ना इनका, तो आपको स्पेक्ट्रम लगभग सिमिलर दिखाई देता है। ऐसे स्प्लिटिंग तो होगी ही, क्योंकि सिस्टम जो है वैसा है, डिस्टॉर्टेड है। आपको ये लगभग ऐसे दिखाई देता है, मतलब बहुत, ऐसे कर सकते हो, बहुत माई मतलब लगभग सिमिलर, ऐसे। ये एक्चुअली प्रॉपर रिजॉल्व नहीं हुई है, तो कुल मिला के यहां भी देखो स्प्लिट ऐसे हुआ है और यहां भी दो ऐसे हुआ है। पता है ऐसा क्यों दिख रहा है? ध्यान सुनो, दोनों में सिंगल स्प्लिटिंग दिख रही, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग क्यों दिख रही? बिकॉज ऑफ एसिमेट्री। चाहे आप लिगेंड एसिमेट्री मान लो या फिर कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री मिलेगी, लेकिन ऑक्सीडाइज रिड्यूस फॉर्म में देखो यहाँ डिफरेंट है। ये यहाँ 2+3 2+2, यहाँ 1+3 1 और 3+3, लेकिन आपको जो स्पेक्ट्रम है दोनों का क्या दिख रहा है? लगभग सिमिलर। इसका मतलब समझते हो? सिमिलर स्पेक्ट्रम। और पता है जो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग की वैल्यू होती है, यहाँ पर जो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग है, जो आइसोमर शिफ्ट है, वो क्या शो करता है? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब ना तो +2 वाला शो करता है, ना तो +3 वाला शो करता है, उन दोनों के बीच का शो करता है। क्या शो करता है वो? एवरेज वैल्यू ऑफ +2 एंड +3। इसका मतलब समझे क्या हुआ? ध्यान से सुनो, क्योंकि दोनों के केस में अलग अलग है, लेकिन आपको स्पेक्ट्रम सिमिलर दिख रहा है, राइट? मॉसबार स्पेक्ट्रम सिमिलर दिख रहा है, और जो आइसोमर शिफ्ट होता है या जो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग होती है, उसकी वैल्यू जो है वो एवरेज वैल्यू दिखती है आपको। एवरेज वैल्यू होने का मतलब ये हुआ कि ना तो +3 वाली वैल्यू आपको मिलती है, ना तो +2 वाली वैल्यू मिलती है। वो वैल्यू क्या मिलती है आपको? इन दोनों के बीच की। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है, ध्यान सुनो, यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो लोकलाइज्ड नहीं है। क्या मतलब है इसका? एवरेज वैल्यू ऑफ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होगा ना, तो आपको ये जरूर चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखो, जो एवरेज वैल्यू होती है आइसोमर शिफ्ट और क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग, वो ये क्या सजेस्ट करता है? वो सजेस्ट करता है कि आप में जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों में, चाहे वो रिड्यूस फॉर्म हो चाहे ऑक्सीडाइज फॉर्म हो, ऑक्सीडाइज में भी और रिड्यूस में भी, दोनों फॉर्म में, वो सजेस्ट करता है अगर यहाँ भी एवरेज वैल्यू आती है, मतलब ना तो +2 की एग्जैक्ट वैल्यू शो करता है, ना तो +3 शो करता है, एवरेज शो करता है, उनके बीच के वैल्यू। इसका मतलब जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, दोनों जगह, वो क्या है? डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज स्टेट है। मतलब ये हुआ कि जो आयरन है ना तो +3 में है, ना तो +2 में है। एवरेज वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ? कि ना तो कंप्लीटली +3 में आयरन है, ना तो कंप्लीटली +2 में आयरन है, तभी तो एवरेज आ रहा है ना। और एवरेज कब आएगा? जब हर आयरन में क्या होगा? डीलोकलाइजेशन, क्योंकि एवरेज तो तभी कर सकते हो ना जब डीलोकलाइजेशन हो, राइट? और यहां अगर आप एवरेज निकालोगे तो 2 आयरन 3 है, 2 आयरन 2 है, तो टोटल देखो 6 इधर हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव चार्ज, और 4 ये 10 है ना। इसमें क्या होता है? हर एक आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 2.5, ना कि 3 या 2। यहां निकालते हो जब आप, तो आयरन 3 हो जाता है एक, और 2 हमारे पास है +3 +2, राइट? तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 6, ये क्या हो गया? 9। 4 लोगों में डिवाइड करो तो आयरन की ऑक्सीडेशन कितनी आएगी? 2.25। तो जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एवरेज होती है दोनों में। बाकी सब जगह पे क्या था? लोकलाइज था, मतलब वहां पे ऐसा नहीं दिख रहा था, वहां +3 अलग था, +2 अलग था। यहाँ पे क्या है? डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज होने की वजह से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही। कैसे पता चला? क्योंकि जो वैल्यूज आ रही मॉसबार स्पेक्ट्रम में, वो ना तो +2 वाली है, ना तो +3 वाली है, वो कहीं बीच की है। तो इससे ये सजेस्ट किया जाता है कि जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो आयरन सिस्टम है, वो लोकलाइज्ड नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड है। इसी वजह से हर एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या दिखती है? सिमिलर। भले आपको +3 +2 लिखा है, बट एग्जैक्टली क्या दिखता है वो? कि सारे के सारे +2 में है। रिड्यूस फॉर्म में क्या है? सारे के सारे किसमें? उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2.25। 9 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 2.25। पहले बताओ, ये समझ में आया डीलोकलाइज्ड वाला कॉन्सेप्ट? डीलोकलाइज्ड है, बताते हैं जी, बताते हैं वो।
क्यों ऐसा हो सकता है यहाँ पे, बाकी सब में ऐसा क्यों ना रहा? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेटल का सेंटर हमारा क्या है, ज्यादा। अब जितने ज्यादा मेटल के सेंटर होंगे उनमें आपस में इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। अगर ज्यादा मेटल सेंटर हमारे पास नहीं है तो हो सकता है कि उनमें उतना बेहतर इंटरेक्शन ना हो, लेकिन अगर ढेर सारे होंगे, वो क्लस्टर के फॉर्म में रहेंगे, तो क्लोज क्लोज अगर सिस्टम रहेगा तो बेहतर तरीके से डिलोकलाइज हो सकता है। और अगर बेहतर तरीके से होगा तो जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी हर एक आयरन पे। अभी तक हमने देखा था Fe2S2 वहां दो ही थे, उसके पहले क्या था Fe1S0, अभी आगे भी देखेंगे तो Fe3 होगा। ये क्यूबेन लाइक सिस्टम है, तो क्यूबेन तो वैसे भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, तो अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक बेहतर डिलोकलाइज हो जाए कंपैरिजन टू अदर्स। इसीलिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपको वो डिलोकलाइज दिख रही है, ना कि लोकलाइज्ड। ठीक है भाई, डिलोकलाइज्ड में क्या होता है, जितना सिमेट्रिकल होगा, जितना क्लोजर होगा, उतने ही एक दूसरे इंटरेक्ट करने के चांसेस हैं। अब इंटरेक्ट तो तभी होगा ना जब ढेर सारे लोग क्लोज होंगे, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो, तो क्यूबिक सिस्टम तो बढ़िया ही होता है। बाकी चार चार लोग तो हैं ही है यहाँ पे। अभी आगे देखोगे जहां पर ऐसा नहीं होगा वहां पर आपको नहीं देखने को मिलता, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्यों ये मॉसबर्ग स्पेक्ट्रम इस तरह दिख रहा है, बिकॉज आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट डीलोकलाइज्ड है, जबकि ये Fe2S2 में नहीं होता, ये Fe3S4 में भी नहीं होता। ठीक है, चलो एक लास्ट हमारा बचता है आयरन सल्फर प्रोटीन, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। वो है Fe3S4। देखो इसी में Fe4S4 में एक है हिप करके बोलते हैं उसको, हाई पोटेंशियल आयरन सल्फर प्रोटीन। उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा। मैं एक लाइन लिख देता हूं, तो कभी एग्जाम में आ जाए तो आप हिप के बारे में लिख लो ऐसे एक लाइन। ठीक है, हिप क्या होता है, यह है हाई पोटेंशियल आयरन सल्फर प्रोटीन। इसकी भी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है ना वो पॉजिटिव आती है, बस इतना ध्यान रखना। ई नॉट की वैल्यू उसकी क्या आती है, पॉजिटिव। ठीक है, इसमें भी वही होता है, थायोक्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर इसका है, बट इसमें जो आयरन देखो, बट इसमें जो रिड्यूस ऑक्सीडाइज फॉर्म है, देखो लिख लेता हूं, लिख ही देता हूं मैं। जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसमें 3 आयरन +3 में लिखे जाते हैं और एक लिखा जाता है +2 में। ठीक है, और रिड्यूस फॉर्म में एक को रिड्यूस कर दो, 2 आयरन +3 में है, 2 +2 में। तो ये पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रही होगी, पॉजिटिव वैल्यू इसलिए आ रही होगी क्योंकि ज्यादा जितना, क्योंकि देखो आप ढेर सारे लोगों को, आप ढेर, ऐसा हो रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम आ रही क्या, एक बार बता दो तो मैं आगे पढ़ा दूं फिर। ठीक है, ये थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट हो जाए, राइट। कोई लोग जो जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है मुझे मैसेज करके बता दो, प्रॉब्लम आ रही क्या कोई, नहीं, ठीक है फाइन, ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो तो यहाँ हिपिप जो है ना हाई पोटेंशियल, मैंने बताया था नेगेटिव वैल्यू होती है, बट हिपिप ध्यान रखना ये Fe4S4 का ही मॉडिफाइड फॉर्म है या वही फॉर्म है, बट यहाँ पर क्या है आपके पास पॉजिटिव आता है। क्यों आता होगा, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसमें 3 लोग हैं। अब आप जितने ज्यादा पॉजिटिव लोग को बढ़ाओगे उसके लिए आपको नेगेटिव चार्ज भी तो बढ़ाना होगा। नेगेटिव चार्ज हमने बढ़ाया नहीं है, वही सल्फाइड वही सिस्टीन, वो तो वही है ना। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज डोनर को वही रखोगे, सिस्टीन और सल्फाइड ही रखोगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत थोड़ी बढ़ा सकते हो, सबको थोड़ी +3 में ले जा सकते हो आप, क्योंकि सबको अगर +3 में ले जाओगे तो फिर वो जो सिस्टीन वाला सिस्टम है या फिर सल्फाइड वाला सिस्टम है सबको थोड़ी स्टेबलाइज कर पाएगा वो। अगर स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा तो किधर की तरफ जाएगा, फिर वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जाने की टेंडेंसी क्या हो गई, ज्यादा। इसीलिए यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, पॉजिटिव वैल्यू। सिंपल सी बात सुनो, ये बताओ क्या आप एक लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है और आपके पास मेटल सेंटर है, तो क्या आप कितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की बढ़ा सकते हो क्या, नहीं ना। लिगेंड की भी तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो जब ज्यादा लोग हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएंगे तो वो चाहेगा कि ये वाली स्टेट में चलाए, इसलिए यहां से यहां जाने पर जो वैल्यू आती है क्या आती है, वो पॉजिटिव आती है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से है। ठीक है, क्योंकि 3 लोग +3 में है, जबकि Fe4S4 में कितने थे, 2 लोग थे।
राइट। और कुछ और भी देखो, सिर्फ यही नहीं होता, थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या है, लिगेंड भी थोड़ा अलग होता है। तो लिगेंड भी क्या करता है, वो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा बहुत इसको फेवर करता है कि ये नहीं, ये +3 से +2 में चला जाए। ठीक है, चलो तो ये हिपिप, बस थोड़ा नाम ध्यान रखना, हिपिप क्या होता है। हिपिप क्या है, हाई पोटेंशियल आयरन सल्फर प्रोटीन है। इसके लिए E0 की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। ये वही स्ट्रक्चर है जैसे थायोक्यूबेन का होता है, मतलब क्यूबेन लाइक सिस्टम ये भी है। तो कभी नाम आ जाए तो बिल्कुल घबराना नहीं। ज्यादा मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन में मैं कुछ चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, नहीं Fe4S4 में और भी चीजें हैं, लेकिन इतना इनफ है आपके लिए। ठीक, अब लास्ट एक हम लोग पढ़ते हैं Fe3S4 फेरेडॉक्सिन, इसके बाद आयरन सल्फर प्रोटीन खत्म। ठीक है, ये भी क्यूबेन लाइक है लेकिन क्यूबेन नहीं है ये, ठीक है, इट इज ऑल्सो क्यूबेन लाइक फेरेडॉक्सिन, क्यूबेन लाइक फेरेडॉक्सिन विद वन कॉर्नर मिसिंग। तो ये क्यूबेन लाइक है, क्यूबेन वाली फेरेडॉक्सिन नहीं है, क्योंकि वन कॉर्नर क्या है यहाँ पर, मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, क्योंकि आयरन का नंबर कितना है यहाँ पर 3, वहां पर आयरन का नंबर कितना था 4। जो प्रोटीन है ना बेटा, प्रोटीन जो, इसके साथ प्रोटीन चेन भी तो लगी है ना, प्रोटीन चेन में भी जो, मान लो अमाइनो एसिड आपका ऐसा है जो नेगेटिवली चार्ज है, राइट, या ऐसे बोल सकते हो कि जो बेसिक नेचर वाला है, एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके पास एसडी कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो भी तो रिडक्शन पोटेंशियल को कहीं ना कहीं चेंज करेगा ना। ये सिस्टीन के साथ प्रोटीन भी तो लगी है, सिर्फ सिस्टीन ही थोड़ी लगा। मैंने जो सिस्टीन के बाद जब ये लिखा जाता है ना, ये डैश डैश, ये प्रोटीन चेन है। तो जो प्रोटीन चेन में अमाइनो एसिड है वो भी तो कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं ना चीजों को। भाई उनका उनका नेचर क्या है, उनका निगेटिवली चार्ज नेचर है, उनका पॉजिटिवली चार्ज नेचर है, तो उससे भी तो रिडक्शन पोटेंशियल चेंज हो सकता है। हाँ, तो वही बोला मैंने। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, देखो इधर एस Fe S FeS। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, एक कॉर्नर मिस कर देना है हमें, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लगा दो, सिस, यहाँ पे क्या लगा दो, सिस, यहाँ पे क्या लगा दो, सिस, हो गया ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर कितने, नंबर ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 2 ऐसे 3 Fe4S, नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर कितने 3 कि 4 लिखेंगे ना, नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर है 4, और नंबर ऑफ सिस्टीन कितने हैं, सिस्टीन लिगेंड 3, नंबर ऑफ आयरन कितना है, वो तो खैर बता ही लोगे आप, वो तो लिखा ही है 3। ठीक है, इस बार यही क्वेश्चन आया था नेट में 4 मार्क्स में पूछा, ये हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, कर लेते आप। ठीक है, ऐसा नहीं किया ये कठिन क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ही तो पूछा था बस। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि सब कुछ आप ध्यान रखो, एसिड लेवल सल्फर कॉमनली हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन सिस्टीन का नंबर पूछा था तो आप सिस्टीन भी ध्यान रखते हैं। हाँ ठीक है, देखो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आयरन का देखो 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4। जरा यहां देखो, क्या सारे के सारे सल्फर सेम तरह की ब्रिजिंग से हैं क्या, नहीं। देखो इस वाले सल्फर को देखो, इस वाले को, ये म्यू2 ब्रिजिंग से है, 2 मेटल्स जुड़ा, देखो 1 2, 2 मेटल्स जुड़ा है ना। इस सल्फर को देखो 1 2, इस सल्फर को देखो इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है। इस सल्फर को देखो 2 लोगों जुड़ा है, मतलब 3 जो हमारे पास सल्फर हैं वो है म्यू2 ब्रिजिंग में, है ना। और जो हमारे पास 2 सल्फाइड और हैं, मतलब एक सल्फर है, वो हमारे पास किसमें है, म्यू3 ब्रिजिंग में। देखो दिख रहा है कि नहीं है ठीक से आपको, भाई ये वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ म्यू3 में है, और बाकी मैं जिसको ग्रीन कलर से कर रहा हूँ वो लोग म्यू2 में, ये म्यू2 में है, ये म्यू2 मतलब 2 मेटल से। देखो सही बात है कि नहीं है, क्या सारे सल्फाइड की ब्रिजिंग सेम है, नहीं। अब इसी तरह आप ना Fe4S4 में देख लेना कि म्यू2 ब्रिजिंग म्यू3। अब अगला क्वेश्चन,
यही पूछ सकता है कि Fe3S4 में कितने μ2 ब्रिजिंग सल्फर हैं, कितने μ3 ब्रिजिंग सल्फर है ना? बोलो, कर लोगे? समझ में आया ना? क्या मैं बोल रहा था कि 3 सल्फर 1 2 3 दो मेटल से जुड़ा है तो μ2 लिख दिया हमने। एक सल्फर जो है हमारा 1 2 3 तीन मेटल से जुड़ा है तो क्या हो गया, μ3 हो गया। ठीक है, चलो अब जल्दी से देख लेते हैं इसका रिड्यूस फॉर्म, ऑक्सीडाइज फॉर्म। ऑक्सीडाइज फॉर्म इसका देख लेते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म। जैसे Fe2S2 था ना, 3 लोग थे, वहां 2 लोग थे, यहाँ 3 है, तीनों के तीनों क्या है, +3 में। एक चीज ध्यान से सुनो, देखो या आपको याद करने में आसानी होगी, जितने भी ध्यान सुनो, जितनी भी ऑक्सीडाइज फॉर्म है सारे के सारे सिमेट्रिकल हैं। वो जितने भी ऑक्सीडाइज फॉर्म है सारे के सारे सिमेट्रिकल हैं। देखो Fe2S2 में 2 लोग थे, दोनों +3। Fe4S4 में 4 लोग थे, 2 +3 2 +2। अगर 1 +3 होता और 3 +2 होते तो अनसिमेट्रिकल बोलते ना। 2 +2 था, 2 +3 था। इसमें 3 लोग हैं, तीनों के तीनों +3, सिमेट्रिकली तो है। इस तरह आपको ध्यान रहेगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म को ध्यान रख लेना। रिड्यूस में क्या करना, एक इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस कर देना बस। तो यहाँ 3 लोग हैं, एक इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस करेंगे तो क्या जाएगा, 2 +3 मेंटेन रहेगा हमारे पास, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, +2, है ना? यस। अब ये D5 दोनों में क्या हो जाएगी, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। भाई 2 ही में होगी, ये तो अकेला बच जाएगा ना फिर, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। तो अगर D5 हुआ तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां बचेंगे, 1 2 3 4 5। तो S की वैल्यू कितनी हो गई, S की वैल्यू हो गई 5/2। तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना? और क्या रहेगा, ये ESR एक्टिव। इसमें देखो ये 3 3 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी D5 ये भी D5 कैंसिल आउट। S क्या आ जाएगा, 0। क्यों आ जाएगा, ड्यू टू वही एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। इसका किसी से नहीं होगा क्योंकि ये अलग है, ये बिल्कुल एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। ये हो जाएगा D6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो ये तो 0 हो गया, ये बच्चे कितने अनपेयर्ड, 4 4 का मतलब है इसको क्या हो गया, 2। ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और EPR एक्टिव। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी इवन नंबर ऑफ S की वैल्यू आती है, EPR स्पेक्ट्रम प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं होता। तो यहां लिख लेना, नॉट रिजॉल्व प्रॉपर्ली। देखो इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म में। ये कर लो, फिर एक क्वेश्चन इसमें बचता है, वो हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। बाकी सब यही पूछा है कि आयरन सल्फर प्रोटीन का काम क्या है, ठीक है, वो सब मुझे लगता है आप कर लोगे, काम तो बता ही सकते हो आप। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म सिमेट्रिकल, ध्यान रखना, रिड्यूस अपने आप पैदा हो जाएगा। रिड्यूस में क्या करना, एक इलेक्ट्रॉन से किसी को रिड्यूस कर देना। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग क्या है, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम है तो 0 हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो फिर लिख लेना। मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया कि 5 5 हो गया कैंसिल, 5 बचेगा, यहाँ पर 5 5 हो गया कैंसिल, 6 बचेगा, 6 को लिख दो ऐसे। और D6 तो जानते हो ना, D6 में क्या होगा, एक पेयर्ड होगा, 4 अनपेयर्ड होंगे, 10 की वैल्यू 2। यहाँ पे 5 अनपेयर्ड होंगे अगर D5 हाई स्पिन, और हाई स्पिन ही लिखना क्योंकि सब टेट्राहेड्रल है, सब हाई स्पिन होता है ना, क्योंकि सबके अराउंड ज्योमेट्री कैसी है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। चलो जल्दी से इसका देख लेते हैं मॉसबार स्पेक्ट्रम। ये पहले ये Fe4S4 की तरह नहीं, क्योंकि ये उतना सिमेट्रिकल सिस्टम नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर एक आयरन मिस हो गया है कॉर्नर से, ठीक है। तो अगर इसका मॉसबार स्पेक्ट्रम देखोगे तो आपको ऐसे कुछ मिलेगा, स्पेक्ट्रम ऑफ Fe3S4।
देखो यहां पर लिखते हैं हम लोग ऑक्सीडाइज फॉर्म। क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि डिस्टॉर्टेड सिस्टम है ना, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, तो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग तो होगी। तीनों के तीनों आयरन है सेम, तीनों की दोनों आयरन सेम है ना, इसका मतलब पीक एक ही आएगा, लेकिन वो टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि ज्योमेट्री क्या है? डिस्टॉर्टेड है। तो सिंपल क्या आएगा? सिंगल क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग, जैसे नॉर्मली आती है ऐसे, सिंगल क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। ठीक है। रिड्यूस फॉर्म में क्या है? रिड्यूस फॉर्म में 2+3 में है और 1+2 में है। दो लोग क्या है? +3 में, एक क्या है? +2 में। तो यहाँ पीक्स कितनी आएंगी? 2 आएंगी, क्योंकि एक सेट आयरन का अलग है और एक हमारे पास एक आयरन 3+ का सेट है और एक हमारे पास अलग से सिंगल क्या है? आयरन 2+। तो क्या आइडेंटिकल है ये? नहीं, तो दो अलग अलग आएगा। इसका अलग आएगा एब्जॉर्प्शन पीक्स, इसका अलग आएगा, और दोनों की दोनों स्प्लिट होंगी, क्योंकि डिस्टॉर्शन तो इसमें भी है ना, इसमें भी तो लिगेंड क्या है? अनसिमेट्रिकल है। तो सिंपल यहां पर क्या हो जाएगा? एक क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग इसकी और एक क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग इसकी। तो क्या आएगा यहाँ पर? 2 क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग, मतलब 2 पेयर, एक +3 के लिए और एक +2 के लिए। तो ऐसे कुछ होता है वो। ऐसे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये तो उसी तरह से है जैसे वो वाला आ रहा था Fe2। नहीं, आइसोमर शिफ्ट और क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग की वैल्यूज अलग अलग होती है, ठीक है। और यहाँ भी अगर आप कंपेयर करोगे तो +2 वाले की आइसोमर शिफ्ट +3 वाले से क्या आएगी? ज्यादा। दो अलग अलग आइसो, यहाँ पे क्या मिलेगा? कैसे पता अलग अलग है ये? आपको दो डिफरेंट आइसोमर शिफ्ट मिलेगा यहाँ पर। किसमें? रिड्यूस फॉर्म में डिफरेंट आइसोमर शिफ्ट, ठीक है। एक किसके लिए? +2 के लिए, जिसकी वैल्यू क्या होगी? हाई, और एक +3 के लिए जिसकी वैल्यू क्या होगी? लो। और जो इंटेंसिटी पैटर्न आता है ना इसमें, ध्यान सुनो, इंटेंसिटी पैटर्न वो आता है 2:1 का। 2:1 का मतलब समझते हो कि दो सिस्टम एक तरह का है, एक सिस्टम एक तरह का है। दो सिस्टम मतलब दो आयरन सेम तरह के हैं, एक आयरन सेम तरह का है, तो 2:1 का इंटेंसिटी पैटर्न आता है। और पता है इसी पैटर्न से ये बताया गया कि जो रिड्यूस फॉर्म है उसमें दो आयरन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक आयरन अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ज्यादा नंबर होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई दी वहां पे। समझ रहे हो? दो स्प्लिटिंग आएगी क्योंकि दो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। दो आइसोमर शिफ्ट आएगी क्योंकि दो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। +2 वाले की आइसोमर शिफ्ट +3 वाले से ज्यादा होती है क्योंकि वो D6 है, वो D5 है। इंटेंसिटी पैटर्न 2:1 से ये आइडेंटिफाई किया गया कि 2:1 का मतलब दो एक तरह का है, एक तरह का है। दो एक तरह का मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पर? दो आयरन सेम तरह के हैं और एक आयरन अलग तरीके का है। कर लोगे ना? हो तो जाएगा। अब एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। आयरन सल्फर प्रोटीन हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे ब्लू कॉपर प्रोटीन्स, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ठीक ठाक मतलब सही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और हमें पढ़ना क्या है कल, पहले क्वेश्चन में कर लूं तो आपको बताता हूँ सुबह की वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। पहले बताओ एक बार, ये हो जाएगा ना आप लोग से? हो जाएगा ना? पता नहीं, यस नो कुछ बोलते ही नहीं हो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी आया था नेट 2022 में, जो पेपर हुआ था ना अभी, उसी का है ये क्वेश्चन। है थ्री आयरन फेरेडॉक्सिन, गलत मत करना। 3 आयरन फेरेडॉक्सिन किसकी बात कर रहा है? Fe3S4 की। ऐसे लिखता हूं मैं, इसमें हिंदी वाला है। इन 3 आयरन फेरेडॉक्सिन
फ्री आयरन फेरेडॉक्सन, नंबर ऑफ सल्फाइड ब्रिज, नंबर ऑफ सल्फाइड ब्रिजेस। अब ये मत कहना ब्रिजेस क्या है, मैंने म्यू2 म्यू3 लिख दिया था वहां पे, ठीक है। ब्रिजेस एंड सिस्टीन लिगेंड्स, एंड सिस्टीन लिगेंड्स respectively are ऑप्शन में देता हूं इधर, गड़बड़ मत करना। ए, बी, सी और डी। 3 3 4 3 3 4 4 4। करो जरा, बताओ आंसर क्या होगा। थ्री आयरन फेरोडॉक्सिन का मतलब किसकी बात कर रहा है ये? Fe3S4, या इसी को लिख सकते हो 3Fe4S। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ सल्फाइड ब्रिज कितने। सल्फाइड ब्रिज का मतलब एसिड लेवाइल सल्फर, जो ब्रिजिंग में होता है वही एसिड लेवाइल होता है, बता चुका हूं आपको ये। तो नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर कितना, और ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स में था, अभी इसी बार आया था ये जो फेब में पेपर था, आई थिंक ये भी 4 मार्क्स में था। आराम से बताओ, मैं पानी पीता हूं तब तक, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा हम कल क्या पढ़ने वाले हैं। क्या आंसर होगा इसका? देखो एसिड लेवाइल तो बता ही सकते हो, नाम से ही है 3 4 Fe3S4 ये है। 4 हो गए तो पहला देख लो 4 किस में है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। पहले क्या बताना है? नंबर ऑफ सल्फाइड, सॉरी ये दोनों रॉन्ग हो गए, ठीक। सिस्टीन लिगेंड कितने इसमें? 3 है ना, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो, तो आयरन सल्फर प्रोटीन खत्म। कल हम लोग पढ़ेंगे ब्लू कॉपर प्रोटीन, जिसमें मैं पढ़ना है ब्लू कॉपर प्रोटीन में थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे दूंगा। ब्लू कॉपर प्रोटीन में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में ब्लू कॉपर प्रोटीन का नाम पूछ लेता है, किनमें से कौन सी ब्लू कॉपर प्रोटीन है। तो अगर आपको नाम ही नहीं पता होगा तो आप आंसर कैसे लगाओगे? भले उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, हर प्रोटीन के बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना 2 के बारे में ही है, प्लास्टोसाइनिन और एजुरिन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। हमें मेनली छोटा छोटा टॉपिक है ये, हमें पढ़ना है इनके बारे में, लेकिन नाम आपको ब्लू कॉपर प्रोटीन्स का पता होना चाहिए, क्योंकि काफी आई थिंक 2016 या 2015 में जैम में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी ब्लू कॉपर प्रोटीन है, तो नाम ही पूछा था। अगर आपको नाम नहीं पता तो आंसर कैसे लगाओगे आप? तो नाम तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ना, कि इसको ये ब्लू कॉपर का एग्जाम्पल। तो कॉमन एग्जाम्पल हम लोग पहले देख लेंगे कि टाइप 1 में कौन कॉमन एग्जाम्पल है, टाइप 2 में कौन सा है, टाइप 3 में कौन सा है। उसके बाद मेनली हमें पढ़ना है प्लास्टोसाइनिन एजुरिन के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ब्लू कॉपर प्रोटीन है, या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाली ब्लू कॉपर प्रोटीन है, ठीक है। ब्लू कॉपर प्रोटीन का ये कतई मतलब नहीं है कि सारी की सारी ब्लू कॉपर प्रोटीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, वो एक बहुत बड़ी रेंज है, वो उसमें से एक कैटेगरी है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करती है। बाकी लोग ऑक्सीडेशन का भी काम करते हैं, बाकी लोग ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं, उनमें से एक कैटेगरी है जिसको हमें पढ़ना है प्लास्टोसाइनिन एजुरिन, जो किसका काम करती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, ठीक है। तो इस क्लास को ये एंड करते हैं। शाम वाली क्लास में हम लोग आज जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी उसको हमने देख लिया था, अभी लिमिटेशन उसकी देख लेंगे शाम वाली क्लास में जो 8 बजे होती है। दूसरा हम लोग देख लेंगे कि नॉन ट्रांजिशन मेटल्स में कैसे हम बताते हैं इनेटनेस स्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। वो पार्ट हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, हम लोग इवनिंग में फिर से मिलते हैं, कल मॉर्निंग में फिर से पढ़ेंगे ब्लू कॉपर प्रोटीन, ठीक। टेक केयर।